दोस्तों एक दिन आप न्यूज़ ऑन करते हो, नेपाल की पार्लियामेंट जल रही है, श्रीलंका का प्रेसिडेंट देश छोड़ के भाग चुका है, बांग्लादेश में स्टूडेंट ने अपनी सरकार हिला दी, म्यांमार में मिलिट्री ने इलेक्टेड लीडर्स को जेल में डाल दिया है और फिर सोशल मीडिया पर एक स्लोगन वायरल होता है, नेपाल में हो सकता है, बांग्लादेश में हो सकता है और श्रीलंका में हो सकता है, तो इंडिया में क्यों नहीं। ये स्लोगन रैंडमली वायरल नहीं होता, इसे डेलिबरेटली पुश किया जाता है और बहुत बार ये पॉलिटिशियंस और इन्फ्लुएंसर्स के नैरेटिव का हिस्सा होता है। और इसीलिए क्वेश्चन ये है कि नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश में क्या हुआ, क्या इंडिया नेक्स्ट हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन लोग हैं जो आपको प्रोवोक करते हैं और क्यों वायलेंस का असली नुकसान सिर्फ आम आदमी को होता है। Latest development that's happening in Nepal, the Gen Z protest has now escalated. Protesters in Sri Lanka say that they'll continue to occupy the presidential and prime ministerial residences. So students and their supporters have gathered in the capital Dhaka to demand the resignation of Prime Minister Sheikh Hasina. Leader Suu Kyi from prison to house arrest. This as per local media reports. नेपाल की कहानी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक स्मॉल ट्रिगर पूरा सिस्टम हिला देता है। 25 अगस्त को नेपाल की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर दिया कि हर सोशल मीडिया कंपनी को नेपाल में रजिस्टर करना होगा और रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना होगा, और इसके लिए उन लोगों ने डेडलाइन दिया सिर्फ 7 दिन। और 4 सितंबर को यानी कि 7 दिन के बाद 26 ऐप्स बैन कर दिए गए, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब। और इसीलिए लोगों को लगा कि उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच और रोजगार खतरे में है, और सबसे पहले जर्नलिस्ट और स्मॉल बिजनेसेस ने इससे अपोज करना शुरू किया और स्टूडेंट ने पार्लियामेंट के बाहर स्लोगन्स लगाने शुरू कर दिए, शट डाउन करप्शन नॉट सोशल मीडिया। प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, सूटेड साइट का ऑर्डर्स तक आने लगे, 19 लोग मारे गए और 340 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए, और इसीलिए पीएम ओली को रिजाइन करके भागना पड़ा। लेकिन नेपाल में ये जो हुआ, इसका असल वजह सिर्फ सोशल मीडिया ऐप बैन करना नहीं थी, वो सिर्फ एक छोटा सा स्पार्क था। नेपाल की असली प्रॉब्लम्स थी करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, नेपोटिज्म और पॉवर्टी। क्योंकि रोज़ 2000 लोग नेपाल छोड़कर बाहर काम करने जाते हैं, वो गुस्सा ऑलरेडी बिल्डअप था। सोशल मीडिया ऐप बैन करना सिर्फ उस गुस्से को सरफेस पे लाया। ये सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, साउथ एशिया के और देश भी इस ट्रैप में गिर चुके हैं। श्रीलंका में 2022 में डॉलर का रिजर्व खत्म हो गए, पेट्रोल और फूड के लिए लोग किलोमीटर्स के लंबे लाइन में खड़े थे, और इसके बाद लोगों ने राष्ट्रपति भवन कैप्चर कर लिया और अल्टीमेटली प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्सा को देश छोड़कर भागना पड़ा। श्रीलंका में गवर्नमेंट गिर गई, लेकिन डेट क्राइसिस और IMF के लोन्स अभी भी श्रीलंका को दबा रहे हैं। बांग्लादेश में 2024 में स्टूडेंट ने कोटा सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किया। पहले पीसफुल था, लेकिन जल्द ही कम्युनल वायलेंस बन गई, एंटी हिंदू राइट्स हुए और शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स वही की वही रह गई। म्यांमार का केस और एक्सट्रीम था, वहाँ तो मिलिट्री ने ही डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दी और देश सिविल वॉर में चला गया। इन सारे कंट्रीज़ में एक सिमिलर पैटर्न देखा जाता है, एक छोटा सा ट्रिगर और उसके बाद यूथ का प्रोटेस्ट और प्रोटेस्ट वायलेंट में बदल जाना और फिर सरकार गिर जाना। अब सवाल उठता है, क्या इंडिया भी अगला टारगेट हो सकता है? ये बात इन्फ्लुएंसर्स बार बार पुश करते हैं। और हाँ, इंडिया में भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और करप्शन, लेकिन इंडिया का ग्राउंड रियलिटी अलग है। पहला फैक्टर है साइज और डाइवर्सिटी। 140 करोड़ के देश में एक स्टेट का गुस्सा पूरे सिस्टम को नहीं गिरा सकता। दूसरा फैक्टर है इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, RBI, इलेक्शन कमीशन और स्टेट गवर्नमेंट एक लेयर्ड सेफ्टी नेट बनाते हैं। तीसरा फैक्टर है इकोनॉमी। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स और IT एक्सपोर्ट्स इंडिया को एक सेफ्टी कुशन देते हैं, और इसीलिए श्रीलंका जैसा सिचुएशन यहाँ होना मुश्किल है। और चौथा फैक्टर है स्टेट कैपेसिटी। पुलिस, पैरामिलिट्री और ब्यूरोक्रेसी ने पिछले कुछ डिकेड्स में काउंटलेस राइट्स और एजिटेशंस इंडिया में हैंडल किए हैं। तो इंडिया में नेपाल जैसे सिचुएशन होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक नैरेटिव डिलिबरेटली पुश किया जाता है कि इंडिया नेक्स्ट है, और यहाँ से बात और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। हर बार जब नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका में सरकार गिरती है तो तुरंत कुछ पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि देखो अब इंडिया में भी होगा। कुछ जर्नलिस्ट और इन्फ्लुएंसर्स अपने ट्वीट्स और वीडियोस में बोलते हैं कि नेपाल के यूथ ने कर दिया है, अब इंडिया की बारी है। और सोशल मीडिया में कुछ एनोनिमस अकाउंट्स बार बार प्रोवोक करते हैं कि इंडिया डिक्टेटरशिप बन गया है, अब सड़क पर आओ, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये सब एक डेलिबरेट पैटर्न है।
इन लोगों का गोल सिंपल है, यूथ को इमोशनली सर्च करना, उन्हें स्ट्रीट्स पर लाना और सिस्टम को अनस्टेबल दिखाना। तो मैं अपने देश के जेनजीज को कहना चाहती हूँ कि देख लो तो मतलब थोड़ा सा उनका माइंडसेट क्लियर है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो बार बार फेल होते हैं वो अब शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि एक ट्रेंडिंग हैशटैग, एक वायरल वीडियो या एक वायलेंट प्रोटेस्ट से पूरा सिस्टम बदल जाएगा। लेकिन सच ये है कि इनके पास कभी सॉल्यूशंस नहीं होते, सिर्फ नैरेटिव होता है जो गुस्सा भड़काए लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व ना करे। इन्फ्लुएंसर जो इंस्टेबिलिटी का नैरेटिव पुश करते हैं उन्हें 3 ग्रुप्स में समझा जा सकता है। सबसे पहले आता है अटेंशन सीकर। उनके लिए हर क्राइसिस एक कंटेंट आइडिया होता है, क्योंकि कंट्रोवर्शियल टॉपिक से व्यूज आते हैं और बस चाहे सच हो या ना हो उन्हें सिर्फ वायरलिटी चाहिए। दूसरा ग्रुप है पॉलिटिकल प्रॉक्सीज। ये लोग किसी एक आइडियोलॉजी का मास्टर्स के लिए काम करते हैं। कभी बोलता है इंडिया डिक्टेटरशिप बन रहा है, कभी बोलते हैं यूथ को सड़क पर आना चाहिए। इन लोगों का मैसेज बदलता है लेकिन गोल एक ही रहता है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना। इसके बाद आता है तीसरा ग्रुप जो फ्रस्ट्रेटेड माइंड्स है। ये वो लोग हैं जो अपनी पर्सनल फेलियर्स का ब्लेम सिस्टम पर डालते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनकी लाइफ ठीक से नहीं चल रही है तो पूरा देश को ही जला दो। सोचो, इंडिया में 90 करोड़ वोटर्स में से 60 करोड़ के अराउंड यंग वोटर्स हैं। अगर ये सारे मिलकर आवाज उठाएं, हमारी पूरी जनरेशन यूनाइटेड हो जाए तो पावर स्ट्रक्चर हिल जाए। और इन सब में सबसे डेंजरस है एक स्लोगन जो वायरल हो रहा है, नेपाल ने किया तो इंडिया क्यों नहीं। यही इन्फ्लुएंसर्स डिलिबरेटली पुश कर रहे हैं और ये डायरेक्ट कॉल टू एक्शन बनता जा रहा है जो सबसे खतरनाक है। लेकिन मान लीजिए कि इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आकर यूथ स्ट्रीट्स पर आता है और प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है? कार्स किसकी जलती है? आम आदमी की। शॉप्स किसकी लूट होती है? सोते दुकानदार की। बसेस और ट्रेन्स किसकी डैमेज होती है? टैक्स पेयर के पैसों से खरीदी गई पब्लिक प्रॉपर्टी की। और जब ब्लडशेड होता है तो जान आम लोगों के ही जाती है। और सबसे बड़ी बात, असली इश्यूज जैसे अनएम्प्लॉयमेंट या करप्शन इससे सॉल्व होता है क्या? बिल्कुल नहीं। प्रॉब्लम्स वही की वही रहती है, सिर्फ केओस बढ़ता है। और हिस्ट्री हमें क्लियर दिखाती है कि बांग्लादेश में गवर्नमेंट गई लेकिन इकोनॉमी अभी भी स्ट्रगल कर रही है। श्रीलंका में प्रेसिडेंट भाग गया लेकिन लोग IMF के लोन्स के बोझ में दब गए हैं। इराक में सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया लेकिन उसके बाद सिविल वॉर्स और टेरर ग्रुप्स जैसे आईसिस ने जन्म दिया। इससे एक चीज़ क्लियर होता है, वायलेंस का फ़ायदा कभी आम आदमी को नहीं होता। उससे सिर्फ वो लोग प्रॉफिट करते हैं जो केओस के बीच अपना एजेंडा पुश करते हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि इंडिया नेक्स्ट है या नहीं। असली सवाल ये है, आप अपने दिमाग किसको देते हो? क्या आप उन इन्फ्लुएंसर्स को सुनेंगे जो वायरलिटी और केओस के लिए प्रोवोक करते हैं, या आप उन वॉइसेस को फॉलो करेंगे जो कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस और रिफॉर्म्स की बात करें? हिस्ट्री एक ही मैसेज देती है, एनआरकी कभी यूथ को फायदा नहीं देती। इंडिया को सुधारना है तो अवेयरनेस, रिफॉर्म्स और अकाउंटेबिलिटी चाहिए। फायर और केओस से सिर्फ तबाही मिलती है। इसीलिए सोचो, समझो और फिर डिसाइड करो, आपको नेशन बिल्डर बनना है या किसी इन्फ्लुएंसर का एक पॉन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देना और इसके साथ साथ फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।